सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज जो हमारा टॉपिक है वो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। एग्ज़ाम के अंदर कुछ तथ्यों के ऊपर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि ज़्यादातर चांस होते हैं कि हमारे दिमाग से निकल जाते हैं या हम कन्फ्यूजन के अंदर उनको गलत कर जाते हैं। तो अपन उनको रिपीटली वो रिवीजन हो जाए, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप 15-20 मिनट के अंदर एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। और अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, 2-4 बार अगर आपने देख लिया तो ये जो तथ्य हैं आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, पंचायती राज से संबंधित जो समितियाँ हैं उनकी क्या क्या रिकमेंडेशन है, ठीक है। इसके अलावा पंचायती राज जब चालू होता है या पंचायत के जो कालक्रम के अंदर जो विकास होता है वो किस तरह से होता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ जो मेजर तथ्य हैं जो हमको याद रखने चाहिए उनके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा पंचायत से संबंधित और नगर पालिकाओं से संबंधित जो संविधान है के अंदर जो अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है, वो उनका वर्णन मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर आप उनके अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है, किस रिलेटेड है, वो सारा उसमें दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, पंचायती राज जो संस्थाएं हैं तो उसके अंदर अपन प्राचीन काल के अंदर पंचायती राज जो संस्था है वो कैसी थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे स्थानीय जो स्वशासन का जो रूप मिलता है वो वैदिक काल से मिलता है। वैदिक काल के अंदर हमारे सभा, समिति और वितत नाम की 3 संस्थाओं के वर्णन मिलता है, ठीक है ना। पहली हो गई सभा, दूसरी हो गई समिति, तीसरी हो गई विदत। अब ये क्या है कि ये ग्रामीण इसमें अथर्ववेद के अंदर ये वर्णन मिलता है कि जो हमारे सभा, समिति, विदत तो क्या है कि नगरीय क्षेत्र के अंदर जो प्रशासन संभालने का काम करती थी, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो प्रशासन संभाला जाता था गांव का, उसके जो मुखिया वो ग्रामणी कहा जाता था, जिसका वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। बौद्ध काल के अंदर गांव का जो मुखिया था उसको ग्राम योजक कहा जाता था, ठीक है। और मौर्य काल के अंदर जो गांव का मुखिया था उसको ग्रामिक कहा जाता था। देखो, अब अथर्ववेद में तो ग्रामणी है और मौर्य काल में ग्रामिक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। ग्रामणी अथर्ववेद के अंदर वैदिक काल का अंदर आएगा और ग्रामिक जो आएगा मौर्य काल में आएगा। ग्राम योजक मतलब बौद्ध काल। अब उर की बात होती है। उर तो चोल साम्राज्य के अंदर जो वर्तमान के अंदर जो आज हमारी जो पंचायती राज से संबंधित मिलता जुलता अगर रूप मिलता है, विकसित रूप मिलता है, वो चोल साम्राज्य में मिलता है, ठीक है ना। वहाँ पर पंचायत को उर कहा जाता था, ठीक है। मुगल काल के अंदर ग्राम का जो मुखिया होता था उसको मुकदम या चौधरी बोला जाता था, ये मुगल काल की बात है। और जो नगर का मुखिया होता था उसको कोतवाल कहा जाता था मुगल काल के अंदर, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता से अंग्रेजों के आने से पूर्व की स्थिति है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अंग्रेजों के आने से पूर्व की जो स्थिति है उसमें सभा, समिति, विदत हो गया, ग्रामणी हो गया, ठीक है, ग्राम योजक हो गया, ग्रामिक हो गया, उर हो गया, इसके बाद मुकदम या चौधरी हो गए। मुगल काल के अंदर नगर का कौन हो गया, मुखिया कोतवाल हो गया। अब देखते हैं स्वतंत्रता के पश्चात। अब देखो, स्वतंत्रता के पश्चात क्या होता है कि हमारे यहाँ पर क्या किया जाता है कि पंचायती राज जो संस्था है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंचायत संस्थाओं से संबंधित उनकी स्थापना किस तरह से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके रिलेटेड जो काफ़ी वाद विवाद या डिस्कशन जो हुआ हमारी संविधान सभा के अंदर, जब हमारा संविधान का निर्माण हो गया था तब किया गया। तो इसको नीति निर्देशक तत्वों के अंदर डाला गया, क्योंकि भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे, पंचायत संस्थाओं के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। उनका मानना था कि जो हमारी जो स्थानीयता जो है, हमारी स्थानीयता के अंदर अज्ञानता और जातिगतता के तत्व भरे पड़े हैं और पंचायती राज संस्थाएं अज्ञानता और स्थानीयता के तत्व की वजह से सफल नहीं हो पाएगी। तो महात्मा गांधी तो चाहते थे कि पंचायती राज संस्थाओं को मौलिक अधिकार के अंदर जोड़ा जाए, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये कहा गया कि साहब अभी हमारा जो समाज है वो इतनी अच्छी तरीके से तैयार नहीं है, वहाँ स्थानीयता के तत्व हैं, जातिगत बंधन के तत्व हैं, ये इन संस्थाओं को सफल नहीं होने देंगे। तो उनके विरोध की वजह से इनको मौलिक अधिकारों में न जोड़ के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आर्टिकल नंबर 40 के अंदर हमारे पंचायत राज संबंधित तत्व को जोड़ा गया। तो ग्राम पंचायतों की बात की गई इसके अंदर आर्टिकल नंबर 40 के अंदर कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ ग्राम पंचायतें स्थापित करेगी। तो नीति निर्देशक तत्व 40 आर्टिकल नंबर 40 के अंदर ये बात कही गई है, ठीक है। अब पंचायती राज अध्यादेश लाया गया हमारे राजस्थान के अंदर, वो 1948 के अंदर लाया गया, ठीक है। तो आरपीएससी का एक क्वेश्चन पूछ लेती है कि पंचायती राज अध्यादेश कब लाया गया, ठीक है ना, पंचायती राज अधिनियम कब लाया गया, पंचायती राज विभाग का निर्माण कब किया गया, ये काफ़ी कन्फ्यूजन डाटा होता है। तो अध्यादेश तो लाया गया था 1948 में, पंचायती राज विभाग का निर्माण किया गया था 1949 में, और पंचायती राज अधिनियम लाया गया था 1953 के अंदर, ठीक है ना। तो पंचायती राज जो अधिनियम लाया गया था वो 1953 में लाया गया था और 1 जनवरी 1954 से ये लागू हुआ था, ठीक है। अब इसके अलावा पंचायती राज के बाद जो अधिनियम आया था वो पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम आया था 1959 के अंदर, ये भी ध्यान रखिएगा।
तो 1953 के अंदर अधिनियम आ गया, विभाग 1949 के अंदर बन गया, अध्यादेश आ गया 1948 के अंदर। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके अलावा क्या होता है कि पंचायती राज संस्थाओं के विकासात्मक क्रम के अंदर एक संस्था बनाई जाती है, विशिष्ट योजना संगठन, ठीक है ना। विशिष्ट योजना संगठन का कार्य क्या होता है कि पंचायत से संबंधित जितने विकासात्मक कार्य चलाए जाते हैं, ठीक है, समन्वित एकीकृत विकास कार्यक्रम, ठीक है ना, या गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम, तो उन कार्यक्रमों के संचालन के लिए विशिष्ट योजना संगठन बनाया गया 1971 के अंदर। फिर इस विशिष्ट योजना संगठन का आगे नाम बदल दिया गया, इसको बोला गया विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग 1979, ठीक है। फिर इसी का नाम आगे बदल के इसको ग्रामीण विकास विभाग बना दिया गया और 1 अप्रैल 1999 के अंदर इसका नाम ग्रामीण विकास विभाग रख दिया गया। और वर्तमान के अंदर इसका नाम ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग है। क्या है? ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग वर्तमान के अंदर है। तो विशिष्ट योजना संगठन 1971 में बना था, विशिष्ट योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग 1979 में बना था, और ग्रामीण विकास विभाग 1 अप्रैल 1999 में बना था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। ग्रामीण विकास विभाग 1 अप्रैल 1999 थे 1999 1 अप्रैल। और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग वर्तमान में भी संचालित है ही, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अब पंचायत राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो हमारे राजस्थान के अंदर हुई थी। बलवंत राय मेहता समिति ने रिपोर्ट दी। बलवंत राय मेहता समिति ने रिपोर्ट देने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि 2 अक्टूबर 1959 के अंदर क्या किया, हमारे यहाँ पर नागौर के अंदर, ठीक है ना, एक गाँव है, ठीक है ना, नागौर के अंदर ये गाँव है बरगरी, पता नहीं नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है ना। तो वहाँ पर से इस हमारे पंचायत राज संस्थाओं का क्या किया, उन्होंने शुभारंभ किया था। बगदरी गांव है, सॉरी ध्यान रखना, नागौर के अंदर कौन सा गांव है? बगदरी। कौन सा गांव है? बगदरी गांव, नागौर के अंदर। कौन सी डेट को? 2 अक्टूबर 1959 को। अब 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के अंदर नागौर के बगदरी गांव के अंदर उन्होंने पंचायत व्यवस्था की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद फिर ये किया था आंध्र प्रदेश के अंदर। तो 1959 राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 के अंदर, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखिएगा इसको। तो अब इसके बाद कौन कौन से राज्यों ने इनको चालू किया, तो देखो अब 1960 के अंदर 3 राज्यों ने चालू किया एक साथ, ठीक है ना। एक तो था अपने कर्नाटक, दूसरा था अपने तमिलनाडु, और तीसरा था अपने असम 1960 के अंदर। तो देखो कर्नाटक के अंदर 1960 में हो गया था, ठीक है। कर्नाटक के जस्ट नीचे इधर बगल के अंदर तमिलनाडु आ रहा है, तमिलनाडु में 1960 में हो गया था। और फिर आखिरी के अंदर इधर आखिरी में असम आ रहा है, तो असम के अंदर 1960 के अंदर हो गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, असम के अंदर भी 1960 के अंदर चालू हो गया था। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि साहब 1960 के अंदर किन्होंने चालू किया था, तो ये कर्नाटक हो गया था, ये तमिलनाडु हो गया था, और ये असम हो गया था। अब 1962 के अंदर महाराष्ट्र में चालू होता है, 1963 में महाराष्ट्र के ऊपर गुजरात में चालू होता है, और फिर 1964 के अंदर पश्चिमी बंगाल के अंदर चालू हो जाता है। तो ध्यान रखना, अब ये महाराष्ट्र होगा सबसे पहले, महाराष्ट्र के अंदर 1962 के अंदर चालू होता है, ये ध्यान रखिएगा 1962 के अंदर। फिर उसके बाद गुजरात के अंदर आता है, गुजरात के अंदर जो चालू होता है 1963 के अंदर होता है, ठीक है। और उसके बाद पश्चिमी बंगाल के अंदर जो चालू होगा, पश्चिम बंगाल में 1964 के अंदर ये चालू होता है, 1964 के अंदर, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद अपन चलते हैं आगे, ठीक है ना। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ पर जो बलवंत राय मेहता समिति बनती है, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा क्या बनाया जाता है, बलवंत राय मेहता समिति की रिकमेंडेशन आती है कि सब हमारे यहाँ पर 3 स्तर होंगे। पहला स्तर तो होगा जिला परिषद होगा, दूसरा स्तर पंचायत समिति होगा, तीसरा स्तर होगा हमारा ग्राम पंचायत। तो जो पंचायत समिति है, जो मध्यम स्तर होगा, जो खंड स्तर या मंडल स्तर होगा, जो मंडल स्तर के ऊपर क्या होगा, पंचायत समिति बनाई जाएगी, उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अब राजस्थान के अंदर तो मंडल स्तर या खंड स्तर को पंचायत समिति बोला जाता है, गुजरात के अंदर इसको तालुका पंचायत बोला जाता है, मध्य प्रदेश में इसको जनपद पंचायत बोला जाता है, और उत्तर प्रदेश में इसको क्षेत्र पंचायत बोला जाता है, और कर्नाटक में इसको मंडल पंचायत बोला जाता है। और इसके बाद आता है अपने यहाँ पर एक तो आंध्र प्रदेश आता है, तमिलनाडु आता है। तो तमिलनाडु के अंदर इसको क्या बोला जाता है संघ परिषद बोला जाता है, ठीक है ना, पंचायत संघ परिषद बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में मंडल प्रजा परिषद बोला जाता है। तो प्रजा परिषद तो है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, और संघ परिषद है तमिलनाडु से रिलेटेड। इनमें कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ परिषद, यहाँ पर भी परिषद आ रहा है, यहाँ पर भी परिषद आ रहा है, लेकिन प्रजा मतलब प्रजा आंध्र प्रदेश की प्रजा, और संघ मतलब तमिलनाडु का संघ, ठीक है ना। तो तमिलनाडु का संघ हो गया, प्रजा किसकी हो गई, आंध्र प्रदेश की हो गई। जो मंडल होता है ना वो कर्नाटक का होता है, ध्यान रखना। तो इन तीनों में कन्फ्यूजन मत होना। बाकी तो तालुका तो गुजरात में चल रहा है, जनपद मध्य प्रदेश में चल रहा है, क्षेत्र पंचायत अपने उत्तर प्रदेश में चल रही है, और पंचायत समिति हमारे राजस्थान में चल रही है। तो ये कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, ये आपका क्लियर हो गया। चलिए, अब इसके बाद अपन थोड़ा अंग्रेजों की तरफ भी नज़र डाल लेते हैं। ब्रिटिश काल के अंदर उन्होंने क्या किया, ठीक है, कैसे पंचायत संस्थाओं का विकास हुआ। तो ब्रिटिश काल के अंदर सबसे पहले 1688 में मद्रास नगर परिषद की स्थापना, मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी 1688 में। अब 1688 में मद्रास नगर निगम की स्थापना हो गई, और 1688 के अंदर जब ये स्थापना की तब इंग्लैंड का राजा जेम्स द्वितीय था, और मद्रास नगर निगम का जो महापौर था वह नेथेनियल हिगिंसन था, नेथेनियल हिगिंसन।
तो ये थोड़ा सा नाम ध्यान रखिएगा, नेथेनियल हिगिंसन, ये पूछ लेगा। तो ब्रिटिश काल में सबसे पहले 1688 के अंदर मद्रास नगर निगम की स्थापना हो गई। नेथेनियल हिगिंसन हो गया। राजस्थान में सर्वप्रथम माउंट आबू के अंदर पंचायत या नगर पालिका की स्थापना हुई थी माउंट आबू के अंदर 1864 के अंदर, ठीक है। अब 1817 में लॉर्ड मेयो ने विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव लाया, ठीक है, और लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, एक प्रस्ताव लेके आया। तो लॉर्ड रिपन को क्या जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, और स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा ये लेके आए थे 1876 के अंदर। कब लेके आए थे, 1876 के अंदर इन्होंने जिला बोर्डों का गठन किया गया, ग्राम पंचायतों का, न्याय पंचायतों का गठन किया गया। तो लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को बोला जाता है जो स्थानीय जो स्वशासन है उसका जनक बोला जाता है। और लॉर्ड मेयो 1817 में विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव लेके आए थे। लॉर्ड रिपन 1876 के अंदर ये एक प्रस्ताव लेके आते हैं जिसके तहत जिला बोर्डों को, ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों का गठन किया जाता है। और स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन हो गया। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया जाता है। अब देखो साहब 1907 के अंदर क्या होता है, होब्स हाउस को एक नियुक्ति की जाती है रॉयल कमीशन की, उसकी रिपोर्ट आती है 1909 के अंदर। तो 1907 के अंदर होब हाउस की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन का गठन किया जाता है और 1909 के अंदर ये रिपोर्ट देता है। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जो भारत परिषद अधिनियम बोलते हैं 1919 को, उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। एक तो वाइसराय था, एक अपने क्या था, एक तो गवर्नर जनरल था, तो इसको अपन वाइसराय भी बोल सकते हैं, और एक क्या था अपने क्या कहते हैं उसको यार, इंग्लैंड की तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उच्चायुक्त बोलते हैं अपन को, भारतीय उच्चायुक्त था ये, ठीक है ना, एक भारतीय उच्चायुक्त चेम्सफोर्ड, ठीक है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। 1919 के अंदर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोला जाता है, ये लाया गया। इसमें स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय के रूप में रखा गया। और 1935 के अंदर भारतीय परिषद अधिनियम लाया जिसके अंदर इससे स्थानीय स्वशासन को या स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का विषय रखा गया। तो ये ब्रिटिश काल के अंदर ये थोड़ा विकास था, किस तरह से स्थानीय स्वशासन का विकास होता है। तो 1688, 1870, 1876, 1907, 1919, 1935 को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारे क्या होता है कि ग्राम पंचायत जो सबसे पहले हमारे यहाँ गठित की जाती है वो बीकानेर में की जाती है 1928 के अंदर। फिर उसके बाद जो गठित की जाती है वो जयपुर में की जाती है, पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना। तो देखिए, तो बीकानेर में तो हो ही गया 1928 के अंदर, सबसे पहले ग्राम पंचायत अधिनियम 1928 में बीकानेर में बनाया गया। फिर 1938 में जयपुर में बनाया गया, 1938 में जयपुर में बन गया। फिर 1940 के अंदर जो बनाया गया था उदयपुर के अंदर बनाया गया था, ग्राम पंचायत अधिनियम 1940 में उदयपुर में बनाया गया। उदयपुर के पास में सिरोही है तो 1943 में सिरोही में बना दिया गया, ठीक है। अब 1938 से अपन इधर चलेंगे तो इधर 1944 के अंदर, अब इसके बाद 1944 हैं और 1949 हैं। तो 1944 के अंदर तो ये भरतपुर के अंदर हो गया और 1949 के अंदर ये करौली के अंदर हुआ। तो सबसे आखिरी में करौली के अंदर आता है सब, ठीक है ना। तो करौली के अंदर सबसे आखिरी के अंदर ग्राम पंचायत अधिनियम जो लागू होता है वो होता है ग्राम पंचायत अधिनियम, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत को, ठीक है ना। तो पहला तो 1928, दूसरा 1938, फिर 1940, फिर 1943, फिर 1944, फिर 1945, फिर 1949। 1928 बीकानेर, 1938 जयपुर, 1940 उदयपुर, 1943 बगल में सिरोही, 1944 अपने हो जाएगा भरतपुर, 1945 में जोधपुर, ये ध्यान रखिए, अभी जोधपुर भूल गए थे, 1945 में जोधपुर, और 1949 के अंदर अपने करौली, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये अपन को याद हो ही गया। और माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई थी, गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी, और गांधी जी ने इसी में ग्राम स्वराज की कल्पना प्रस्तुत की थी, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, ये ध्यान रखिएगा आप अच्छे से, ठीक है। चलिए साहब अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाओ आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। हाँ, अब ये एक चीज़ और है। अब चलो साहब यहाँ तक तो हो गया था, अपने बहुत सारी समितियाँ बनी, जैसे बलवंतराय मेहता समिति बनी, फिर उसके बाद अपने के संतानव समिति बनती है, फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति बनती है, फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति के बाद कौन सी समिति बनती है, GV के राव समिति बनती है, फिर इसके बाद अपने बनती है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बनती है, फिर उसके बाद अपने बनती है PK थांगुल समिति बनती है, VN गाडगिल समिति बनती है। इन सारी समितियों के बनने के पश्चात हमारे संविधान के अंदर संशोधन होता है 73वां और 74वां। और 73वां 74वां संशोधन किस तरीके से होता है और प्रत्येक राज्य के अंदर इसके लिए कौन कौन से अधिनियम बनाए जाते हैं, कब बनाए जाते हैं, वो अपन पढ़ लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 में बनाया गया, ठीक है। 73वां संविधान 1992 में आया और इसके अंदर 16 अनुच्छेद थे, ठीक है ना। तो 73वां और 74वां ध्यान रखना। तो 73वें संविधान संशोधन के अंदर 16 अनुच्छेद थे और 74वें में कितने थे ये आप देख के बताओगे मेरे को, ठीक है ना। 74वें के अंदर कितने थे ये आप बताओगे। तो
अब 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर आया। विधेयक जो पास हुआ था वो 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा के अंदर पास हुआ, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा के अंदर पास हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ये 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति जो हमारे हैं शंकर दयाल शर्मा जी, उन्होंने इसको पास कर दिया, ठीक है ना, उनके हस्ताक्षर हो गए। और इसके बाद ये 24 अप्रैल 1993 को गजट के अंदर या गजट के अंदर क्या हुआ, प्रकाशित हो गया, ठीक है। तो गजट में प्रकाशित हो गया। तो सूचना पत्र में जो अपना होता है अधिपत्र होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अपन गजट बोलते हैं, ठीक है ना। तो 24 अप्रैल 1993 को वहाँ पर ये मतलब वहाँ पर ये छप जाता है। उसके बाद ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हो जाता है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना, 20 अप्रैल 1993 को तो राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसको हस्ताक्षर कर दिए थे और ये गजट के अंदर हो जाता है, छप जाता है 24 अप्रैल 1993 को, और उसी दिन से ये लागू हो जाता है। लागू होने की दिनांक कौन सी है, 24 अप्रैल 1993 को। अब 24 अप्रैल 1993 को तो ये लागू हो जाता है, लेकिन राजस्थान में ये कब लागू होता है, राजस्थान में लागू होता है 23 अप्रैल 1994, ठीक है। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो लागू होता है वो 23 अप्रैल 1994 में लागू होता है, और इसके आधार पर 1995 में चुनाव करवाए जाते हैं। और राजस्थान पंचायती राज नियम 1996, देखो वो तो अधिनियम था, ये नियम है, तो नियम 1996 के अंदर बनाया जाता है, और 96 वाला नियम 30 दिसंबर 1996 में क्या होता है, लागू होता है। 30 दिसंबर 1996 से ये लागू हो जाता है, ठीक है ना। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब बनता है, कब लागू होता है, ये होता है अपने 23 अप्रैल 1994 के अंदर। 24 अप्रैल 1993 को तो ये भारतीय पंचायती राज अधिनियम होता है, मतलब है ना, संसद वाला जो होता है वो जो 24 अप्रैल को होता है। जो विधानसभा बनाई जाती है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को होता है। और इसको लागू करने के लिए एक नियम बनाया जाता है, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 को, 30 दिसंबर 1996 को लागू होता है, ठीक है। अब इस अधिनियम के द्वारा जो पंचायती राज अधिनियम 1992 बनाया गया था, उसके आधार पर सबसे पहले जो उसको पास करने वाला, उसके आधार पर नियम बनाने वाला राज्य कर्नाटक होता है, लेकिन उसके आधार पर लागू करने वाला जो राज्य वो कर्नाटक होता है। लेकिन इस पंचायती राज अधिनियम 1992 के आधार पर चुनाव करवाने वाला राज्य एमपी होता है सबसे पहले, ये ध्यान रखिएगा आप, कर्नाटक और एमपी को, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलो ये हो गया। अब पंचायती राज से संबंधित समितियों के अपन बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण व स्थानीय शासन का ऐतिहासिक विकास कैसे होता है, क्योंकि राष्ट्रीय समितियाँ कौन कौन सी है, बलवंतराय मेहता समिति बनाई जाती है, बलवंतराय मेहता समिति बनाई जाती है 1957 के अंदर, ठीक है ना। तो जनवरी 1957 के अंदर बनाई जाती है, और नवंबर के अंदर इसकी रिकमेंडेशन आ जाती है 1957 के अंदर ही। अब ये क्या कहते हैं, बलवंतराय मेहता जी कहते हैं कि साफ पंचायती राज संस्थाओं, इस समिति को राजस्थानी भारत में पंचायती राज संस्थाओं का वास्तुकार कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इस समिति को भारत में पंचायत संस्थाओं का वास्तुकार कहा जाता है। इसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया जाता है। पहला तो ग्राम स्तर होता है, ग्राम स्तर मतलब 1000 जनसंख्या को 10 से 20 वार्ड बनाए जाएंगे। फिर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति बनाई जाएगी 5000 जनसंख्या और 10 से 25 वार्ड होंगे। और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी 50,000 जनसंख्या और 10 से 35 वार्ड होंगे। ये बात कहता है बलवंतराय समिति। और ये पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय और जिला परिषद को सलाहकारी या पर्यवेक्षक निकाय बनाने की बात करता है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये क्या करता है, पंचायत समिति को क्या करता है, कार्यकारी निकाय बनाने पर बात करता है, ठीक है ना। तो बलवंतराय मेहता समिति की बात अपन चल रही थी, तो इसमें ये बात हो ही गई अपनी, ठीक है। ग्राम पंचायत की बात हो गई, पंचायत समिति की बात हो गई, जिला परिषद की बात हो गई। अब ये कह रहा है पंचायत समिति जो कार्यकारी निकाय बना जाए और जिला परिषद को क्या है, सलाहकारी या पर्यवेक्षक निकाय बना जाए, ठीक है। तो और इसमें खंड स्तर को जो मध्यम खंड है, मध्यम खंड मतलब पंचायत समिति को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की बात कहता है ये, ठीक है। अब इसमें ये कहता है कि सब योजना आयोग के द्वारा गठित समिति है बलवंतराय मेहता समिति, ठीक है। और ये जो समिति है ना, समुदाय विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, इन दोनों जो कार्यक्रम चलाए गए थे, ये इनका मूल्यांकन करने के लिए समिति का गठन किया गया था। क्यों ये कार्यक्रम फेल हो गए, तो इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है ना। और रिकमेंडेशन ये आपको है पता चली गया, ठीक है ना। इसके अलावा इसने कौन कौन से रिकमेंडेशन दी थी तो आपको पता चल गया, ठीक है ना। और बलवंतराय मेहता समिति को क्या कहा जाता है, इसको भारतीय पंचायती राज का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है, ठीक है। इसने 3 स्तर बताए थे। अब इसके बाद आते हैं अपन अशोक मेहता समिति। अब अशोक मेहता समिति में क्या बताया, इन्होंने 2 स्तर बताए, ठीक है ना। अशोक मेहता समिति जो गठित की गई थी 19 सितंबर 1977 में गठित की गई थी। 1978 में इसकी रिपोर्ट आती है, 1978 में ये ध्यान रखिएगा। और ये भारतीय जनता सरकार द्वारा गठित एक समिति थी, पंचायत राज के पतन को रोकने के लिए 132 सिफारिशें इस समिति के द्वारा दी गई। अब इस समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान में द्विस्तरीय व्यवस्था के बारे में बताया गया। जिला परिषद और मंडल पंचायत का सुझाव दिया इन्होंने। और इन्होंने पंचायती चुनावों में सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों को आधिकारिक भागीदारी की इन्होंने वकालत की है। अपने कार्यकाल से पहले भंग हो गई 6 महीने के भीतर चुनाव करवाने की इन्होंने
इस सिफारिश की थी। और इसकी जो सिफारिश है वो अन्य जो सिफारिश हैं वो क्या क्या हैं कि एक तो कार्यकाल जो पंचायती राज संस्थान का कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है ना। और इन्होंने न्याय पंचायतों के गठन की बात की गई थी। इन्होंने कहा कि आप पंचायतों को करारोपण की शक्ति दीजिए और विकेंद्रीकरण का पहला जो बिंदु बनाओ जिले को बनाओ। आप विकेंद्रीकरण का जो पहला बिंदु है किसको बनाओ, आप जिले को बनाओ। तो जो अशोक मेहता समिति ने ये कहा था कि विकेंद्रीकरण का जो पहला बिंदु है ना वो जिला होना चाहिए, ठीक है ना आपका। तो ये काफ़ी मेजर इनकी रिकमेंडेशन थी, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए आप इसको। नए पंचायती गठन की भी बात करता है, करारोपण की शक्ति की भी बात कर देता है। इसके अलावा ये आरक्षण की भी बात करता है, एससी और एसटी आरक्षण की भी बात करता है। लेकिन इसमें जो मेजर चीज़ है ना ये क्या करता है कि ओबीसी और महिला आरक्षण की बात नहीं करता है ये, ठीक है ना। अब इसके बाद अशोक मेहता समिति तो हो ही गई अपने 1977 के अंदर। हनुमंतराव जो समिति आती है वो 1984 के अंदर आती है, 1984 आती है। इसके बाद 1980 हनुमंतराव समिति, ये भी ध्यान रखिएगा। हनुमंतराव समिति कब बनाई गई है, 1984 में बनाई गई है हनुमंतराव समिति को, ठीक है ना। इसकी रिकमेंडेशन अपन बाद में पढ़ लेंगे, हनुमंतराव समिति, ठीक है, 1984 के अंदर। अब इसके बाद जो समिति आती है वो जीवी के राव समिति आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति है। इसके 4 स्तर बताए थे और जीवी के राव समिति 1985 में बनाई जाती है, ठीक है। अब ये योजना आयोग द्वारा गठित समिति है, जीवी के राव समिति, गौरव वेंकट कृष्ण राव समिति। ग्रामीण विकास और गरीब निर्मूलन कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। समिति ने पाया कि जो विकास प्रक्रिया में पंचायतों से ज़्यादा नौकरशाही हावी हो गई है, इसलिए इसको इन्होंने बिना जड़ की घास, मतलब ग्रास विदाउट रूट का, ठीक है ना, इन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए, ये रिकमेंडेशन दी है। नियमित चुनाव की इन्होंने सिफारिश की है और इन्होंने जिला स्तर को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दूरी बनाया। देखो वही बात आ गई इसमें, जीवी के राव समिति ने विकेंद्रीकरण की दूरी, विकेंद्रीकरण का परिणाम बिंदु कौन सा है, जिला होना चाहिए। और जिला स्तर को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इन्होंने दूरी माना है। और जिला विकास आयोग डीडीसी का नया पद सृजित करने की इन्होंने सिफारिश की थी, ठीक है। डीडीसी ध्यान रखना, जिला विकास आयुक्त के पद की सिफारिश करने की सिफारिश किसने की है, ठीक है, जीवी के राव समिति ने की है। और इस समिति को कार्ड समिति के नाम से भी जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, कार्ड समिति के नाम से भी जाना जाता है। और इस समिति ने खंड स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की थी। तो जीवी के राव समिति खंड स्तर, जो खंड स्तर होता है ना, जो खंड स्तर मतलब पंचायत समिति, ठीक है ना, खंड स्तर। अब देखो इसमें 2 विरोधाभास हैं, एक तो ये जिला स्तर को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दूरी बनाता है, साथ में खंड स्तर को क्या करता है, खंड स्तर मतलब पंचायत समिति को मजबूत बनाने की बात करता है जीवी के राव समिति। यही बात है बलवंतराय मेहता समिति कहते हैं कि आप पंचायत समिति को आप क्या करो, मजबूत बनाओ, ठीक है ना। और जिला परिषद सलाहकारी निकाय या प्रेषक निकाय रखो, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये क्या करता है, इसको कार्ड समिति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नियमित चुनाव कराने की बात कहता है। और साथ में सब जीवी के राव समिति एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण और महिला आरक्षण की बात भी ये करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 4 स्तर की बात होगी। 4 स्तर कौन कौन से बताए इसने, राज्य स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है, और खंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ये 4 स्तर की बात करता है। अशोक मेहता समिति 2 स्तर की बात करती है और बलवंत राय समिति 3 स्तर की बात करती है, ठीक है। अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब देखो जीवी के राव समिति 1985 में, 1984 में हनुमंतराव समिति है, देखो हनुमंतराव समिति 1985। अब इसके बाद लक्ष्मीमल सिंघवी समिति आती है, ये भी 3 स्तर की बात करते हैं। लक्ष्मीमल सिंघवी ये हमारे राजस्थान जोधपुर के न्यायाधीश ही थे, जोधपुर से संबंध रखते हैं। राजीव गांधी सरकार द्वारा लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायत संस्थाओं के पुनरुद्धार पर इस समिति का गठन किया गया है। ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति, मतलब कुल मिला के जो जीवी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति है ये कहती है कि ग्राम सभा को आप सबसे ज़्यादा सशक्त बनाओ, ठीक है ना, और राज्य वित्त आयोग का गठन करो। और महिला आरक्षण की बात ये कहता है और करारोपण का अधिकार पंचायती राज को देता है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो पूर्व जोर ये बात कहता है संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस की बात करता है, ठीक है। तो जीवी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति क्या कहते हैं कि साहब आप पंचायत राज को क्या दो, संवैधानिक दर्जा दो। संवैधानिक दर्जा देने की जो बात कहती है ना, संवैधानिक दर्जा, तो संवैधानिक सिंहासन ने बिठाया तो किसने बनाया, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने, ठीक है ना। तो संवैधानिक दर्जा देने की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्राम समूह के लिए न्याय पंचायतें स्थापित करने और पंचायतों के नियमित और स्वतंत्र चुनाव कराने पर जोर देते हैं। साथ में राजनीतिक दलों को पंचायती चुनाव से अलग रखने की सिफारिश ये करते हैं। अशोक मेहता समिति तो कहती है कि साहब राजनीतिक दलों का आप चुनाव के अंदर भाग लेना चाहिए, और जबकि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति कहती है कि राजनीतिक दलों को चुनाव से आप दूर रखो, ठीक है, ताकि ये चुनाव, इनके जो चुनाव वो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो जाए। तो ये बात हो गई, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो हमारे पंचायती राज के मामलों को हल करने के लिए अधिकरण, ठीक है ना, अधिकरण बनाने की बात करते हैं। अधिकरण बनाने की बात भी सिफारिश में ये करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं अपन आगे, ठीक है। पीके थुंगन व वीएन गाडगिल समिति, ठीक है ना। ध्यान रखना लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिशों के आधार पे ये जो सिफारिश है ना, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिशों पर पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 73वें संविधान संशोधन 1992 को 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था।
इस समिति की सिफारिशों के आधार पर इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है ना। पीके तुंगन और वीएन गाडगिल समिति, ठीक है। अब पीके तुंगन और इन दोनों समितियों को, ये 1988 में बनी थी दोनों समितियाँ, इन दोनों समितियों ने पंचायत को सुदृढ़ करने के लिए अंतिम रूपरेखा तैयार की थी। पंचायत संस्था को संवैधानिक दर्जा देने तथा उनका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित करने की बात की गई थी पीके तुंगन के द्वारा, ठीक है ना। आप कार्यकाल 5 वर्ष कर दो और सभी स्तरों पर पंचायत सदस्यों का सीधा चुनाव कराने और महिला SC/ST के लिए आरक्षण की पुरजोर सिफारिश इन्होंने की। साथ ही इन्होंने नियोजन और समन्वय समिति बनाने की सिफारिश की। तो पीके थंगुन समिति ना वो ये कहती है कि साहब आप एक जिला स्तर पर नियोजन और समन्वय समिति बनाओ, ठीक है। इसके अलावा आप डायरेक्ट चुनाव कराओ सभी स्तरों पर पंचायत सदस्यों का सीधा चुनाव और महिला SC/ST के लिए आरक्षण की पुरजोर सिफारिश करती है। OBC आरक्षण की बात ये भी नहीं करता है, ध्यान रखना इस बात का। और VN गाडगिल समिति की रिपोर्ट ही भविष्य में 73वें संविधान संशोधन के विधेयक का मुख्य आधार बनती है। VN गाडगिल समिति की जो रिपोर्ट आती है ना, वो 73वें संविधान संशोधन विधेयक का मुख्य आधार बनती है VN गाडगिल समिति की रिपोर्ट, ठीक है। अब जिला परिषद को शक्तिशाली बनाया गया है, ठीक है ना। इसके अंदर किसके पीके थंगुन जिस कमेटी ना, इसके अंदर ये कहता है कि साहब जिला स्तर को क्या किया जाए, जिला परिषद को शक्तिशाली बनाया जाए और पंचायती राज को संघ सूची के अंदर रखा जाए। ये पीके थंगुन समिति की कमेटी की रिकमेंडेशन है, ठीक है ना। रिपोर्ट गठित की जाती है 1988 में और अब रिपोर्ट आती है 1989 के अंदर। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना, इसको आप भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। अब चलिए अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर राज्य जिला स्तरीय भी बहुत सारी समितियां बनाई गई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो समिति बनाई राजस्थान में, देश में सबसे पहले पंचायती राज नागौर जिले में अपनाया था। वहाँ पर समय समय कई महत्वपूर्ण समितियां बनी जिनका राज्य की पंचायत व्यवस्था को सुधार करने में बड़ा योगदान रहा है। हरिश्चंद्र माथुर समिति थी 1963 के अंदर बनाई गई थी। ये मुख्यतः इसका पंचायती राज से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था। इसका ज़्यादातर जो लेना देना था वो जो सचिवालय का जो प्रशासनिक ढांचा है उससे ज़्यादा लेना देना था। और लोकायुक्त जो नाम की संस्था है ना, इसी की सिफारिश के आधार के ऊपर लोकायुक्त नाम की संस्था बनाई गई। तो हरिश्चंद्र माथुर समिति 1963 के अंदर बनाई गई थी। के संतानम जो समिति 1963 के अंदर बनाई गई थी। वित्त पर अध्ययन किया था, ठीक है। इन्होंने CVC को सुपर कैबिनेट की CVC का गठन किया गया था और सुपर कैबिनेट की संज्ञा इसी परिषद ने इनको मतलब विकास जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसको सुपर कैबिनेट की संज्ञा के संतानम समिति के द्वारा दी गई। तो के संतानम समिति ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहा है और के संतानम की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद शादी के लिए आयोग होता है 1964 के अंदर। ये कहता है कि साहब जितने भी एक वृहत्तर निर्वाचन मंडल को बनाने की बात करता है, वृहत्तर निर्वाचन मंडल को बनाने की बात करता है। ग्राम सभा और पंचायत राज कार्यप्रणाली की कमियों का अध्ययन करता है। तो शादी गली समिति हो गई 1964 के अंदर, ठीक है। के संतान 1963 में हो गया। हरिश्चंद्र माथुर समिति 1963 में हो गया। अब जी रामचंद्रन आता है 1966 के अंदर। पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्रों पर आधारित ये एक कमेटी है। तो जी रामचंद्रन समिति कहाँ पर आधारित है, 1966 के अंदर इसका गठन किया गया था। पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्रों पर आधारित कमेटी है, ठीक है। अब इसके बाद गिरधारी लाल व्यास समिति आती है 1973 के अंदर। तो गिरधारी लाल व्यास समिति क्या करती है कि साहब ये क्या करती है, गाँव के अंदर क्या करती है, ग्राम सेवक भेजती है। कहने का मतलब ये है गिरधारीलाल व्यास समिति क्या करती है, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ग्राम सेवक यानी वर्तमान जो ग्राम विकास अधिकारी की नियुक्ति की सिफारिश करता है और साथ में ये सिफारिश करते हैं कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध हो और ग्राम सभा को वैधानिक मान्यता देने पर पुरजोर वकालत ये करता है, ठीक है। तो गिरधारीलाल व्यास समिति। अब उसके बाद आता है दया चौबे समिति 1973 हो गया। 1973 में दया चौबे समिति और दांते वाला 1978। तो दांते, ठीक है ना, ये तीनों एक में हो गए। 1973 हो गया, मतलब 80 के दशक की कमेटियां हो गई सारी। गिरधारीलाल व्यास समिति, दया चौबे समिति, दांतेवाला समिति। अब दया चौबे समिति समुदाय विकास और पंचायत राज पर गठित समिति है, दया चौबे समिति। और दांतेवाला समिति 1978 के अंदर गठित की गई है, ठीक है। अब इसके बाद 1978 के बाद हनुमंतराव समिति आती है 1984 और VN गाडगिल समिति आती है 1988। उसके बाद हरलाल सिंह खर्रा समिति आती है 1980 के अंदर। तो हनुमंतराव समिति 1984, हनुमंत, ठीक है। हनुमंत के बाद पीके थंगुन भी आएगा और फिर पीके थंगुन के बाद कौन आएगा, VN गाडगिल आ जाएगा। उसके बाद हरलाल सिंह खर्रा समिति आती है 1990 के अंदर। तो हरलाल सिंह ने क्या किया, जिला परिषदों को खड़ा कर दिया। तो हरलाल सिंह जो खर्रा समिति है वो ये कहते हैं कि आप जिला परिषदों को, पंचायत राज संस्थाओं के अंदर जो विकासात्मक कार्य किए जाते हैं उनके ऊपर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला परिषदों के गठन की भूमिका को अधिक प्रभावी और मजबूत बनाने की व्यवहारिक सुझाव देते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको जिला परिषद में विलय करने की सिफारिश करते हैं हरलाल सिंह खर्रा जो समिति बनाई जाती है 1990 के अंदर, ठीक है ना। अब इसके बाद अरुण कुमार समिति बनाई जाती है 1996 में। फिर शिवचरण माथुर समिति बनाई जाती है 1999 में। तो अरुण कुमार समिति 1996 में है, वो भी पंचायत राज संस्थाओं के अंदर जो सुधार है उनसे रिलेटेड है। और शिवचरण माथुर जो समिति बनाई जाती है वो पंचायत राज संस्थाओं के अंदर सुधार से संबंधित समिति है। अब शिवचरण माथुर जो समिति है वो ये कहती है कि साहब
आप ऐसा कीजिए, शिवचरण मातुर समिति वो भी क्या करती है, शिवचरण मातुर समिति वो क्या करती है कि सब आप ऐसा सॉरी, अरुण कुमार के बारे में बात करते हैं। अरुण कुमार समिति क्या करती है, ये ज़्यादातर तो जो मस्ट्रोल वगैरह होती है, ठीक है ना, और इसके अलावा जो अरुण कुमार समिति क्या करती है, पारदर्शिता के ऊपर काम करती है। इसका कहने का मतलब होती है कि जो जितने भी मस्ट्रोल वगैरह चलती है, जितने भी विकासात्मक योजनाएं जो पंचायत राज संस्थाओं के द्वारा चलाई जाती है, उनके जिनके जितने भी कागजात हैं, जिनके उत्तर भी जितने भी पेपर हैं, उन तक जनता की पहुंच होनी चाहिए। और ये सूचना के अधिकार को लागू करने की बात करते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा ये बात करते हैं कि सब आप सिटीजन चार्टर को आप लागू करो। ये अरुण कुमार समिति की रिकमेंडेशन होती है। शिवचरण माथुर समिति क्या करती है, शिवचरण माथुर समिति ये कहती है कि साहब आप ऐसा कीजिए, जो लेखपाल है, ठीक है ना, जो पटवारी उसका नाम बदल के लेखपाल कर दीजिए, ठीक है ना। और इसके अलावा ये क्या करती है, प्रशासनिक एकीकरण की बात करती है ना। तो प्रशासनिक एकीकरण का मतलब क्या कहती है कि साहब ये जितने भी जो पटवार क्षेत्र हैं, उनकी सीमाएं और ग्राम पंचायत या पंचायत समिति की सीमाओं के अंदर समानता होनी चाहिए, ताकि प्रशासनिक एकात्मकता आए। तो शिवचरण माथुर इस तरह की सिफारिशें करते हैं, ठीक है, शिवचरण माथुर जो समिति होती है। इसके अलावा ये जिला परिषद के अंदर डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी के विलय की बात करते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा हाँ, ये बात इन्होंने की 1999 के अंदर। उसके बाद गुलाब चंद कटारिया समिति आती है। गुलाब चंद कटारिया समिति 5 प्रमुख विषय पंचायत संस्थाओं को अधिक शक्तिशाली बनाने के ऊपर गठित। ये 5 प्रमुख विषय जो प्राथमिक शिक्षा, कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक न्याय सीधे पंचायतों को सौंपने की सिफारिश इनके द्वारा गुलाब चंद कटारिया समिति के द्वारा की जाती है। इसके बाद VS व्यास समिति आती है। ये गाँव में प्रशासनिक कामकाज को एक जगह सुगम बनाने के लिए ग्राम सचिवालय की स्थापना का सुझाव देते हैं, ठीक है ना। और VS व्यास समिति की सिफारिश के आधार पर ही 2 अक्टूबर 2010 को जो 5 विषय जो गुलाबचंद कटारिया जी ने बताए थे, वो पंचायत संस्थाओं को दे दिए जाते हैं। ताकि साथ ही VS व्यास समिति कहती है कि आप जो 11वीं जो अनुसूची 11वीं अनुसूची के अंदर जो 29 विषय ग्राम पंचायतों से संबंधित हैं या ग्रामीण प्रशासन से संबंधित हैं, वो पूरे के पूरे ग्रामीण पंचायतों को या स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को सौंप दिए जाने चाहिए। इसी रिकमेंडेशन VS व्यास समिति करती है, ठीक है। ये 2010 में बनी थी। गुलाबचंद कटारिया समिति 2009 में, अरुण कुमार समिति 1996 में है, शिवचरण माथुर समिति 1999 में है। हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990 के अंदर है। अब यहाँ पर VN गाडगिल और PK थंगुन समिति 1988 में, हनुमंतराव समिति 1984 में है। दांतेवाला समिति दया चौबे दांतेवाला समिति 1976-1978, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गई समितियाँ। अब थोड़ा सा एक बार सिर्फ मार लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्रम में। 1957 बलवंतराय मेहता समिति, राष्ट्रीय समिति लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण त्रिस्तरीय पंचायत राज 3 टायर सिस्टम की बात करते हैं। PK थंगुन 1963 है। PK थंगुन समिति PK थंगुन K97 समिति 1963 के अंदर वित्त की बात करता है। राष्ट्रीय समिति पंचायत राज का वित्त व आर्थिक संसाधन इसकी बात करता है, फाइनेंस की बात करता है। 1963 में अपने आती है हरिश्चंद्र माथुर समिति, ठीक है। हरिश्चंद्र माथुर समिति राजस्थान सरकार के द्वारा गठित समिति है। राजस्थान पंचायत व्यवस्था के सुधार व अध्ययन के लिए है, लेकिन ये इसका ज़्यादातर सुधार जो है ना, जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है ना, ठीक है ना, तो सचिवालय का जो प्रशासनिक ढांचा है और वहाँ पर सेल सिस्टम वगैरह जो लागू करने के ऊपर ये हरिश्चंद्र माथुर समिति और लोकायुक्त के ऊपर गठित समिति है ज़्यादातर, तो ठीक है ना। रिफॉर्म से रिलेटेड समिति 1964 में सादिक अली समिति राजस्थान प्रधान व जिला प्रमुख के चुनाव हेतु गठन निर्वाचन मंडल की सिफारिश करती है, तो इलेक्शन कॉलेज की बात करती है। 1966 जी रामचंद्रन समिति हो गया। जी रामचंद्र समिति राष्ट्रीय स्तर की पंचायत राज संस्थाओं पंचायत राज कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर जोर देती है, ट्रेनिंग पर जोर देती है, ठीक है। जी रामचंद्र समिति 1972 में, ये हटाओ उसको, जीनाबाई दर्जी समिति हटाओ, उसको हटाओ। इसके बाद 1973 में गिरधारीलाल व्यास समिति, ये राजस्थान से संबंधित ग्राम सभा ग्राम पंचायतों को मजबूत करने पर जोर देती है, गिरधारीलाल व्यास समिति, ठीक है ना। तो गिरधारीलाल व्यास समिति क्या करती है, गाँव के अंदर क्या होना चाहिए, ग्राम सेवक होना चाहिए, इसकी रिकमेंडेशन देती है, ठीक है ना। इसके बाद दया चौबे समिति आती है 1976 के अंदर। ये सामुदायिक विकास एवं पंचायत से संबंधित अध्ययन पे बात करती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करती है दया चौबे समिति। दांतेवाला, इसके बाद अशोक मेहता समिति आ जाती है, राष्ट्रीय स्तर की है, द्विस्तरीय व्यवस्था, मंडल पंचायत और जिला परिषद इनकी बात करती है, ठीक है। इसके बाद दांतेवाला समिति 1978 में जाती है, ठीक है। राष्ट्रीय समिति है, ग्रामीण विकास पंचायत के संदर्भ विकेंद्रीकरण की बात करती है ये 1978 के अंदर, ये हटा दो। 1984 में हनुमंतराव समिति जाती है। हनुमंतराव समिति ग्रामीण विकास और प्रशासन और विकेंद्रीकरण के संबंधित सुझाव देती है, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित समिति है। GVK राव समिति, ठीक है ना। गौरव वेंकट कृष्ण राव समिति, ये राष्ट्रीय समिति है, 1985 में गठित की जाती है। जिला परिषद को केंद्रीय भूमिका और विकास प्रशासन में प्रमुखता देने की बात करती है, ठीक है। इसके बाद आती है PK थंगुन समिति जो 1988 के अंदर आती है। PK थंगुन समिति राष्ट्रीय संवैधानिक दर्जा, 5 वर्ष का कार्यकाल, त्रिस्तरीय ढांचा,
ये इसकी 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 कमेटी की रिकमेंडेशन हो गई। 1988 के अंदर वही वी एन गाडगिल समिति हो गई, वी एन। फिर उसके बाद हरलाल सिंह खर्रा समिति आती है, जिला परिषद को अधिक प्रभावी बनाने का सुझाव देता है 1990 के अंदर। डिस्ट्रिक्ट पावर, ठीक है ना, जिला परिषद को अधिक प्रभावी बनाया जाए और डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी को जिला परिषद में मिलाने की बात ही करते हैं हरलाल सिंह खर्रा समिति के द्वारा। इसके बाद 1996 में अरुण कुमार समिति आती है, ठीक है, अरुण कुमार समिति आ गया, ठीक है ना। इसके बाद 1990 के अंदर शिवचरण माथुर समिति आती है। इसके बाद 2009 के अंदर गुलाबचंद कटारिया समिति आती है। 2010 के अंदर वीएस व्यास समिति आती है। ग्राम सचिवालय की अवधारणा, वीएस व्यास समिति, गुलाबचंद कटारिया। 5 विषय सौंपे जाएँ, कौन कौन से हैं? शिक्षा हो गई, ठीक है, शिक्षा हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य हो गया, महिला एवं बाल विकास हो गया, ठीक है ना, ग्रामीण विकास हो गया। ये 5 विषय आप सौंप दो, ठीक है। किनको सौंप दो? पंचायत संस्थाओं को सौंप दो, ताकि ये स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं बन सके और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो सच्ची भावना है वो स्थापित हो सके। चलिए, अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बनाया है मैंने, ठीक है ना। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, ये काफ़ी महत्वपूर्ण समितियाँ हैं। 1985 में जीवी के राव समिति हो गई, 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति हो गई, ठीक है, और 1988 में पीके थुंगन समिति हो गई, 1988 में वीएन गाडगिल समिति हो गई। इनको आप भूलिएगा मत, ठीक है ना, ये सीक्वेंस में पूछा जाएगा। इसके बाद इसको अपन याद करने का सूत्र क्या है? भगवान, ठीक है ना, अशोक राव सिंघवी थुंगन गाडगिल। तो बलवंत राय से मेहता समिति, बलवंत राव मेहता समिति बलवान हो गया, अशोक बलवंत के बाद अशोक हो गया, फिर राव हो गया, सिंघवी हो गया, फिर तुंगन हो गया, गाडगिल हो गया। तो इसको आप याद कर दीजिए, ठीक है। भगवान अशोक राव सिंघवी, ठीक है ना, इसका नाम क्या है? देखो, भगवान अशोक राव सिंघवी और तुंगन गाडगिल। पूरी कहानी लाइन में 1957 में बलवंत ने पंचायतों की इमारतों का ढांचा 3 स्तर बनाया था। के संतानों ने पैसा देखा। 1917 में अशोक ने 3 मंजिल घटाकर 2 मंजिल कर दी। 1985 में राव ने जिला को मजबूत बनाया, ठीक है ना, और 1986 में सिंघवी ने संविधान को मांगा, ठीक है। 1988 में थुंगन ने 5 साल का आधार दिया और 1988 में गाडगिल ने पूरा रूपरेखा तैयार की और उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया। देखो, अब सुनो फिर से पूरी कहानी क्या है। 1957 में बलवंत ने पंचायती राज की इमारत का 3 टायर सिस्टम बनाया। 1963 में संतानों ने पैसा देखा। 1917 में अशोक ने 3 मंजिलों को घटाकर 2 मंजिल कर दिया, 2 टायर सिस्टम कर दिया। 1985 राव ने जिला परिषद को मजबूत बनाया। 1986 में सिंघवी ने संविधान मांगा। 1928 में थुंगन ने 5 साल का आधार दिया और 1928 में गाडगिल ने पूरा रूपरेखा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। तो देखो, सुपर ट्रिक क्या है? 3, फिर पैसा, फिर 2, फिर जिला, फिर संविधान, फिर 5 साल, फिर ब्लूप्रिंट, और ये 73वां संविधान संशोधन। तो 3 से बलवंत राय मेहता समिति 3 टायर सिस्टम, ठीक है ना। इसके बाद के संतानों समिति पैसा, 2 टायर सिस्टम, अशोक मेहता समिति, फिर जिले को जीवी के राव समिति, फिर संविधान, लक्ष्मण सिंघवी समिति, फिर 5, ठीक है, पीके थंगुन समिति, और ब्लूप्रिंट वीएन गाडगिल, ठीक है ना, गाडगिल समिति, और 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये अब इसके बाद जो ये राज्य की विशेष समितियाँ कौन कौन सी थी? 1963 में हरिश्चंद्र माथुर समिति बनाई थी, ठीक है ना। 1964 में सादे के लिए समिति आई थी, ठीक है ना, जिला प्रधान प्रमुख और व्यापक निर्वाचन मंडल। 1972 ये हटा दो। 1973 में गिरधारीलाल व्यास समिति ग्राम सेवक ग्राम सभा के ऊपर फोकस था। फिर उसके बाद 1980 में हरलाल सिंह खर्रा जिला परिषद को मजबूत किया था। 1996 में अरुण कुमार पंचायती सुधार से संबंधित है। 1999 में शिवचरण माथुर पंचायत राज स्थानीय प्रशासन से संबंधित है। 2009 गुलाबचंद कटारिया 5 प्रमुख विषय पंचायतों को सौंप दिए गए। 2010 वीएस व्यास ग्राम सचिवालय की स्थापना। ये हमारी ट्रिक हो गई, ठीक है। तो अब इसको और कैसे याद कर सकते हैं? और देखो, और क्या किस तरीके से और उसको इंटरलेट कर सकते हैं। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय, अशोक मेहता द्विस्तरीय, संतानम विद, जीवी के राव जिला परिषद, लक्ष्मण सिंघवी समिति संवैधानिक दर्जा, पीके थंगुन 5 वर्ष, वीएन गाडगिल ब्लूप्रिंट, सादिक अली निर्वाचक मंडल, गिरधारीलाल व्यास ग्राम सेवक पद की स्थापना, हरलाल सिंह खर्रा जिला परिषद संबंधित, कटारिया 5 विषय दे दो, वीएस व्यास ग्राम सचिवालय बना दो, ठीक है। तो बलवंत ने 3 बनाया, संतानों ने पैसा जुटाया, सादिक ने चुनाव करवाया, व्यास ने ग्राम सेवक लगाया, अशोक ने 2 दिया, राव ने जिला दिया, सिंघवी ने संविधान मांगा, तुंगुन ने 5 साल मांगा, गाडगिल ने ब्लूप्रिंट बनाया, कटारिया ने 5 विषय दिए, व्यास ने ग्राम सचिवालय दिया। तो ये हमारी ट्रिक यहीं कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, इसको अपने एक चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो चित्र के माध्यम से लगभग आपके समझ में आएगा। वैसे भी रट गया है, पहले भी आप रट चुके हो उसको, ठीक है ना। तो ये देखो, 1960 के दशक में के संतानम समिति हो गई, 1963 के अंदर, 1963 में हरिश्चंद्र माथुर समिति हो गई, 1964 में सादिक अली समिति हो गई, 1966 में जी रामचंद्रन समिति हो गई। तो देखो, 60 के दशक में कितनी समितियाँ हैं? 4 समितियाँ हैं। के संतानम समिति 1963,
हरीशचंद्र माथुर समिति 1963 और सादी गली समिति 1964 और 1966 जी रामचंद्रन हो गया। 1970 के दशक के अंदर 3 समितियां हैं, ठीक है ना, गिरधरलाल व्यास समिति, दया चौबे समिति और दांतेवाला समिति। तो गिरधरलाल व्यास समिति 1973 में, 1976 के अंदर दया चौबे समिति और दांतेवाला 1978 में। 80 के दशक के अंदर देखो, 80 के दशक के बाद, ठीक है ना, ये दशक थोड़ा गलत लिख दिया, 90 आना चाहिए और यहाँ पर 80 आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो 1984, 1988, 1988, ठीक है, तो 1984 के अंदर हनुमंतराव समिति हो गई, 1988 में पीके थंगुन समिति हो गई और 1988 में वीएन गाडगिल समिति हो गई। अब उसके बाद 1990, 1996 में दो वो हो गए। 1990 में हरलाल सिंह खर्रा समिति आएगी, 1996 में अरुण कुमार समिति आएगी और 1999 के अंदर शिवचरण माथुर समिति आएगी। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। अब इसके बाद आती है 2000 के बाद ही 2009 के अंदर गुलाब चंद कटारिया समिति और 2010 में वीएस व्यास समिति आ गई। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई साहब, देखो, संता ने माथे पर सादिक ने राम रखा, संता के माथे पर सादिक ने राम रखा, तो संतानम के संतानम हो गया, ये माथे पर तो हरिश्चंद्र माथुर हो गया, 1964 में सादिक अली हो गया, 1966 में जी रामचंद्रन हो गया। व्यास ने चौबे को दांत दिखाया तो व्यास के गिरधरलाल व्यास हो जाएगा, चौबे से क्या हो जाएगा, दया चौबे और दांते वाला 1978 हो जाएगा। हनुमान ने थंगुन के गड्ढे में गाडगिल के साथ, हनुमान थंगुन के गड्ढे में गाडगिल के साथ, हनुमान के हनुमंतराव समिति हो जाएगी और ये हो जाएगा थंगुन हो जाएगा, ठीक है ना, पीके थंगुन से हो गया और गाडगिल हो जाएगा वीएन गाडगिल। अब इसके बाद खर्रा से अरुण निकला और फिर शिवचरण आया, तो खर्रा हो जाएगा कौन सा, हरलाल सिंह खर्रा, ठीक है। हरलाल सिंह खन्ना के बाद हो जाएगा अरुण कुमार और फिर शिवचरण माथुर समिति हो जाएगी। और कटारिया से क्या हो जाएगा, कटारिया के बाद व्यास, तो 2009 में के अंदर कटारिया जी हो गए, 2010 में व्यास हो गया, ठीक है। तो 63 में संता और माथुर हो गया, ये 2 समितियाँ। 64 में सादिक हो गया, 66 में के संतानम हो गया, 73 में व्यास हो गया गिरधरलाल व्यास, 74 में चौबे, 76 में चौबे हो गया, सॉरी, ठीक है ना, 76 चौबे और 78 में दांत और व्यास, तो व्यास चौबे दांत, तो व्यास चौबे दांत, तो 73 में व्यास और 76 के अंदर चौबे, 78 में दांत, 84 में हनुमंतराव, 88 में थंगुन और गाडगिल दोनों हो गए, पीके थंगुन हो गया और वीएन गाडगिल हो गया, 90 में खर्रा हो गया, 96 में अरुण हो गया और 99 और 2000 में शिवचरण हो गया, 9 में कटारिया और 10 में व्यास। तो ये आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से, और इससे अब क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा नहीं, आप भूलोगे नहीं, ठीक है ना, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, आप भूलोगे तो नहीं, ठीक है ना। और इसमें 2-4 चीज़ें आप है ना घर पे भी देखिए, ठीक है ना, 2-4 चीज़ें आप याद करिए। एक तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक तो आप इनके जो अनुच्छेद हैं, ठीक है ना, एक तो पंचायती राज के अनुच्छेद, ठीक है ना, और नगर पालिकाओं के अनुच्छेद, ठीक है ना, और इसके अलावा ये कहाँ कहाँ लागू हो रहे हैं इनके बारे में आप याद कर लीजिएगा, किन क्षेत्रों पे लागू होते हैं, किन पे लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा सहकारिता समिति संबंधित अनुच्छेद, ठीक है ना, और इसके अलावा पंचायत संबंधित जो कथन है ना, बहुत सारे कथन कहे गए हैं, उन कथनों को भी आप याद कीजिए, किसने क्या कहा, गांधी जी ने इनके बारे में क्या कहा है, भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, ठीक है ना, तिलक जी ने क्या कहा है, तो वो कथन वगैरह एक बार देख लीजिएगा। तो ये थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, बोर तो नहीं होंगे, ठीक है, अब बोर हुए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब इसको आप क्या कीजिए, इस वीडियो को दोबारा चला के कुछ इन्फॉर्मेशन को आप और अच्छी से शॉर्ट फॉर्म के अंदर आप अपने कहीं पेज के ऊपर या कुछ जो आप बेसिक बुक है उसके अंदर लिख लीजिए, ठीक है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।